साथियों नमस्कार। मैं अविनाश कुमार। आज हम लोग मानव की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करेंगे, जानेंगे मानव की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई। यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। इस संबंध में मुख्यतः दो विचार प्रचारित की गई है। एक है मानव की दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें माना जाता है कि देवी देवताओं के द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इस संबंध में कई अलग अलग धर्म का अलग अलग दावा है। और दूसरा सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद के सिद्धांत में चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक इन्हीं का चार्ल्स डार्विन का विकासवाद सिद्धांत लगता है। तो हम लोग सबसे पहले दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर चलते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें जो है लगभग सभी लोग जानते ही होंगे और उसी को फिर हम लोग प्रकाश में लाते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है कि संसार के सबसे पहले मनुष्य मनु महाराज थे, स्वयंभू मनु, और सबसे पहली स्त्री शत्रुपा थी। ये दोनों ब्रह्मा के पुत्र और पुत्री थे और इन्हीं दोनों के संयोग से पूरे धरती पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। बाकी विशेष नहीं, इतना ही समझा जाए कि मनु और शत्रुपा से पूरे धरती पर मनुष्य जाति फैले। इसी चीज़ को इस्लाम में बताया जाता है कि आदम धरती का सबसे पहला पुरुष थे और हव्वा धरती की सबसे प्रथम स्त्री थी। आदम को अल्लाह ने कुरान के अनुसार मिट्टी से बनाया और आदम की एक पसली से हव्वा का निर्माण हुआ और इन्हीं दोनों से पूरे कायनात में मनुष्य जाति विकसित हुए। इसी चीज़ को ईसाई धर्म में बताया जाता है कि एडम धरती के प्रथम पुरुष थे और ईव धरती के प्रथम महिला थी। बाइबल के अनुसार एडम को धरती के धूल से बनाया गया और उसी अनुसार एक पसली से, एडम की एक पसली से ईव बनी। ऐसा ईसाई धर्म के ग्रंथों में बताया जाता है। पार्सियन में देखा गया है कि इसमें स्त्री की चर्चा तो नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं आया है। पुरुष की चर्चा है। ईमा धरती के पहला पुरुष थे और उन्हीं के द्वारा धरती पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। ये सब दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत हैं और विभिन्न देशों एवं वहाँ के धर्म ग्रंथों में मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। इसमें ये सभी जो मैंने बताया ये सभी उन्हीं में से हैं। एक और बात सुनने को आती है कि भीषण जल प्लावत से बचाने के लिए नुआस ने सभी प्राणियों के एक एक जोड़े को नाव में बैठाया और जल प्लावन के बाद उसी से संसार की रचना हुई। जब जल प्लावन शांत हुआ, नोआ की कहानी में मिलती जुलती कहानी भारतीय धर्म ग्रंथ में भी मिलती है और ब्रह्मा की रचना और आदम और हव्वा की, एडम और ईव की, ये सारी प्राकृतिक अर्थात ईश्वर और देवताओं के द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं।
और मानव के विकास की प्रक्रिया इन्हीं को माना जाता है, शुरुआत इन्हीं को माना जाता है। ये हुआ दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत। और दूसरा है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत में यह चार्ल्स डार्विन 1809 से 1842 ईस्वी के बीच में जो थे, नहीं 42 नहीं 82, और नवंबर 1859 में उनकी जो पुस्तक आई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें उन्होंने मानव की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत दिया था। और इसके अनुसार मानव जीव जंतु का विकसित स्वरूप ही है तथा मानव एवं मानव सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ है। इनमें कई प्रकार की क्रम परिवर्तन होते तब इसमें परिवर्तन आई है। इनमें बहुत सारी परिवर्तन जलवायुवीय परिवर्तन के कारण हुआ है। डार्विन का सिद्धांत ही आज सर्वमान्य है। मानव की प्रजातियों और उनके जीवाश्मों की प्राप्ति से विकासवाद सिद्धांत की ही पुष्टि होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो हम बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ छोटा एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे कि जब बरसात का समय आता है, जब छोटे छोटे गड्ढे गुड्ढे में पानी जब जम जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक बेंग की तरह और मछली की तरह दोनों का स्वरूप बहुत छोटे छोटे कुछ गड्ढों में होते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में बेंग मछली कहते हैं। बेंग मछलिया में बेंग की तरह तो मुंह होता है और पूंछ होता है मछली की तरह। मेढक मछली मतलब वो क्रम परिवर्तन में की शुरुआत, नेचर का एक वो दृश्य है। आज भी वो क्रम परिवर्तन में हम लोग को दिखाई देता है कि जिसको बेंग को हम लोग मेढक कहते हैं। मेढक को आम भाषा में बेंग बोला जाता है, तो उसको आम देहात की भाषा में बेंग मछली कहते हैं। तो उसमें उसका आगे वाला जो पर्सन होता है वो बेंग की तरह और पीछे पूंछ मछली का होता है। जब वो बड़ा होता है तो वो पूंछ उसका झड़ जाता है और वो फिर मेढक के रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो ये जीव जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मछली से, जल में रहने वाले जलीय प्राणी मछली से मेढक का क्रम विकास हुआ, जो मेढक जल और स्थल दोनों में रहने लगा। उसी तरह से एक चीज़ और है, जैसे अनवा मछली, एक मछली और सांप का क्रम विकास का एक प्रमाण मिलता है। वो काला और बहुत मोटा और लंबा एक मछली होता है, जिसको अनवा मछली हम लोग के आम भाषा देहात में कहते हैं। अनवा मछली बहुत लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो बुजुर्ग से भी पूछेंगे, वो बता देंगे कि अनवा मछली कैसा होता है। वो देखने में एकदम सांप की तरह ही लगता है, लेकिन वो होता मछली है। तो वो भी एक दर्शाता है कि डार्विन के सिद्धांत बहुत हद तक सही है, क्योंकि अनवा मछली और सांप, मछली से सांप में जो क्रम परिवर्तन हुआ उसका एक नमूना है जो नहीं हो पाया और बीच में रह गया। उसकी एक प्रजाति जो ना पूरा सांप हो पाया ना मछली रह पाया। तो वो प्राकृतिक ने एक वो भी उदाहरण हम लोगों के बीच रखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे जीव हैं जिनमें क्रम परिवर्तन हुआ है और क्रम परिवर्तन से बहुत सारे अलग अलग जीव के रूप में विकसित हुए हैं। जैसे अब देख लीजिए कि जल में घड़ियाल है, मगरमच्छ है, उसी तरह के स्वरूप में हम लोग के स्थल पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में गोह कहते हैं।
तो गोह को देखिए कि गोह की मूड़ी जो होता है, मुंह जो होता है, वो लगता है कि सांप की तरह है। वो सांप की तरह ही जीभ भी निकालता है, लेकिन उसका बाकी शरीर का बनावट घड़ियाल की तरह होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये प्रमाण है कि ये सारे क्रम परिवर्तन का सिद्धांत ही है। इन लोग का क्रम परिवर्तन ही हुआ है। हम लोग के घरों में छिपकली होता है, लोटनी एक आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, उसका गिरगिट्टी जो जिसका बड़ा मुंह होता है और लाल मुंह होता है, ये सारी प्रजातियां जो हैं उसी हिसाब से हैं। इन सबों में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, कुछ समानताएं महसूस होती हैं। जिस तरह से बंदर और मनुष्य की समानताएं हैं, बिल्ली और बाघ की समानताएं हैं, खच्चर, गधा, घोड़ा, ये तीनों में आपस में संरचनाएं लगभग सेम हैं। तो ये सारी क्रम परिवर्तन का एक नमूना है। आम भाषा में और भी हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जिस जगह पे काई लगा हो, काई बरसात के समय में काई लग जाते हैं, उसको अधिक दिनों तक छोड़ दिया जाए तो देखा जाए कि वो काई से एक बड़ा पौधा का रूप ले लेता है, और उसको आमतौर पे लोग सजावटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सजावट के लिए उस पौधे का इस्तेमाल करते हैं जो काई से निकला हुआ बड़ा पौधा होता है। तो इससे पता चलता है कि काई तो उतना मुलायम था, छोटा छोटा, और उससे उतना कठोर और बड़ा बड़ा पत्ता वाला पौधा नहीं बन गया। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से सारे पौधे क्रम परिवर्तन हुए होंगे। ये सारी चीज़ें विकासवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, ये डार्विन के सिद्धांत को दर्शाता है। और प्रागैतिहासिक पंचांग जो है ये भी कुछ न कुछ बताता है। कहा है कि मानव की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रागैतिहासिक पंचांग की जानकारी आवश्यक है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी करीब 4 अरब 8 करोड़ वर्ष पुरानी है और इस पर जीव का आरंभ करीब 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों तथा प्रत्येक महाकल्प को कल्प और कल्प युगों में विभाजित किया गया है। भूवैज्ञानिकों ने 5 महाकल्पों की पहचान की है। ये महाकल्प इस प्रकार हैं: आर्कोजेन, प्रोटोरोजोइन, पोलियोजोइक, मेसोजोइक, शेनोजोइक। तो ये कल्प के नाम हैं। सोनोजोइक महाकल्प तृतीयक तथा चतुर्थ कल्पों में विभक्त है। तृतीयक कल्प क्रमशः पुरानूतन, आदि नूतन, न्यूनतम और अत्यंत न्यूनतम और अति नूतन, ये युग का विभाजन है। अब से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व के काल को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में जलवायु का परिवर्तन होता रहा। यही बारी बारी से ठंडा और गर्मी का मौसम आता रहा। ठंडक के मौसम में बर्फ़ की चादर बड़े भाग पर फैल गई, अतः इसे हिमयुग, आइस एज के नाम से जाना गया। परंतु हिमयुग लगातार नहीं बना रहा, बीच बीच में गर्मी भी आती गई। इसे अंतर हिमयुग भी कहा गया। बीच बीच में जो गर्मी आई
जिसके कारण इसे अंतरहिम युग का नाम दिया गया। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आरंभिक काल में पृथ्वी बहुत अस्थिर थी। अस्थिर यानी कि स्थिर नहीं थी। इनकी प्लेटों में हलचल, इनकी सतहों में हलचल होते रहता था। इसके अंदर की शक्तियाँ जलवायु से प्रभावित होकर इसकी ऊपरी सतह के स्वरूप में बदलाव लाते रहते थे, जिसके फल स्वरूप जो है कि पहाड़ों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। सेनोजोइक महाकल्प के अत्यंत नूतन काल में पहाड़ों का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इस काल के आरंभ तक महाद्वीपों तथा महासागरों का वर्तमान स्वरूप बन चुका था। जलवायु परिवर्तन ने जीवों एवं वनस्पतियों के उदय और विकास को गहरे रूप से प्रभावित किया था। प्राणियों के विकास के दृष्टिकोण से नूतन जीवकल्प, जिसको सोनोजोइक कहते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इससे पहले झिल्ली एवं काई उत्पन्न हुई, जिसको आम भाषा में हम लोग कैंठी कह देते हैं। तत्पश्चात जलचर यानी कि जल में रहने वाला मछली वगैरह उत्पन्न हुए। जलचर के बाद अर्ध जलचर हुए, जो इसके पहले हमने चर्चा किया है कि अर्ध जलचर अर्थात जो जल और थल दोनों में रह सकते थे, उनका विकास हुआ। जैसे मछली से सरीसृप प्रजाति विकसित हुआ, यानी कि सांप वगैरह विकसित हुआ। रेप्टाइल विकास के अंतिम चरण में पक्षी का विकास हुआ और उसी चरण में स्तनपायी प्राणियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। स्तनपायी प्राणियों में वे सभी प्राणी आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला पाते हैं, जिनमें स्तन होता है। तो स्तनपायी जानवरों का भी, जीवों का भी विकास इसी क्रम में हुआ। इसमें प्रमुख थे वानर प्रजाति के, इनको हम लोग प्राइमेट्स कहते हैं। इसी युग के अत्यंत नूतन काल यानी अति नूतन काल में, जो आज के 10 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुए, मानव समप्राणी होमिनिड का जन्म हुआ और आगे चलकर इन्हीं से करीब 50,000 वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव अर्थात होमोसेपियंस बने। इन्हीं से विकसित हुए, इनकी उत्पत्ति, होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई। होमिनिड से विकसित होकर के होमोसेपियंस अर्थात ज्ञानी मानव विकसित हुए और वर्तमान में जो मनुष्य हैं ये होमोसेपियंस के से विकसित हुए। तो मानव की उत्पत्ति के मूल्य निवास के विषय में 2 मत व्यक्त किए गए हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। ये मत हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल तथा दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। अब बात करते हैं कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के प्रतिपादकों का मानना है कि अलग अलग क्षेत्रों में मानव का उदय हुआ और विश्व के अलग अलग भागों में होमोसेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुआ और विकास की यह प्रक्रिया यद्यपि सर्वत्र समान नहीं थी, कुछ जगहों पर अलग था तो कुछ जगहों पर अलग था। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों का विकास कुछ अलग तरीका से हुआ, रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य का विकास कुछ अलग हुआ, जलीय यानी समुद्र, नदी, इन सबों के किनारे रहने वाले जीवों का विकास कुछ अलग तरीका से हुआ। पहली बार विश्व के विभिन्न भागों में आधुनिक मानव के अलग अलग स्वरूप दिखाई देते थे। विचारकों का मानना है कि एक ही क्षेत्र में
पहले से निवास करने वाले होमो इरेक्टस और हाइडेलबर्गेंसिस समुदायों में यह विभिन्नता देखी जा सकती है। प्रतिस्थापन मॉडल के पोषकों के अनुसार किसी भी स्थान पर निवास करने वाले मानव के प्राचीन स्वरूप में परिवर्तन आया और वे आधुनिक मानव बन गए। इस प्रकार इसका प्रमाण इस बात से विशेषतः मिलती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके पूर्वजों का मूल निवास एक ही क्षेत्र था। अफ्रीका के विभिन्न भागों से मिले जीवाश्म के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और वहीं से उसका विस्थापन हुआ, फैलाव हुआ और खाने पीने के अभाव में वह चलते हुए अनेक क्षेत्रों महाद्वीपों में फैल गए। इथियोपिया के ओमो नाम स्थान के आधुनिक मानव को प्राचीन जीवाश्मों की प्राप्ति से यह धारणा संपुष्ट होती है। यह तर्क भी दिया जा सकता है कि आधुनिक मानव में पाई जाने वाली शारीरिक विभिन्नता हजारों वर्षों के दौरान अपने आप को क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार बदल लेने से हुई, जहां ये अस्थायी रूप से निवास करने लगे। यदि मानव के विषय में हमें जानकारी मानव जीवाश्मों और उनके द्वारा बनाए गए पाषाण उपकरणों, गुफाओं में बनाए गए चित्रों से मिलती है। जीवाश्मों की तिथि प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलहटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण के द्वारा प्राप्त होता है। जीवाश्मों की तिथि ज्ञात होने के बाद मानव के विकास क्रम को सुविधापूर्वक इंगित किया जा सकता है। जीवाश्मों, पत्थरों, औजारों, हथियारों, गुफाओं, चित्रों के विषय में विद्वानों ने आरंभ से अत्यधिक उत्साहित नहीं रहे थे, लेकिन बाद में जाकर के बहुत उत्साहित हो गए। वे इसे आदि मानव द्वारा निर्मित नहीं मानते थे। उदाहरण के लिए अगस्त 1856 में जब जर्मनी में नियंडर घाटी की चूना पत्थर की खानों की खुदाई के दौरान मानव खोपड़ी और अस्थि मज्जा के अवशेष मिले तो विद्वानों ने इसे आदि मानव का नहीं बल्कि बाद के मानव का बतलाया। ऐसा वैज्ञानिक सोच के अभाव और धार्मिक प्रभाव के कारण हुआ, लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रामाणिकता को स्वीकार कर लिया और मानव क्रमिक विकास की प्रक्रिया की पुष्टि मानव के विभिन्न प्रजातियों के अवशेषों से होती है। ऐसी अनेक प्रजातियां जब विलुप्त हो चुकी हैं, शारीरिक बनावट और लक्षणों के आधार पर मानव को विभिन्न प्रजातियों में विभक्त किया गया है। आरंभिक मानव के विकास की कहानी का आरंभ आज से 360 लाख से 240 लाख वर्ष पूर्व माना जा सकता है। इसी अवधि में एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राइमेट्स का उदय हुआ और प्राइमेट समूह में ही वानर, लंगूर, मानव आदि आते हैं। इनका जन्म माता के गर्भ से होता था और इनके शरीर पर बाल होते थे तथा दांत अलग अलग प्रकार के होते थे। लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट समूह से एक उप समूह बना जिसे हम होमिनाइड कहा जाता है और इसमें वानर एप भी शामिल थे। ये मानव के समान थे और लगभग 64 लाख वर्ष पहले इसी होमिनाइड समूह से मानवसम प्राणी एवं पूर्व मानव, जिसको होमिनिड की उत्पत्ति कहते हैं। होमिनिड का मूल निवास अफ्रीका माना गया है और दो प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडो का उदय अफ्रीका में हुआ। साक्ष्य पहला है कि अफ्रीकी बानरों यानी एप और होमिनिडो का गहरा संबंध पाया जाता है। दूसरा
ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के होमिनिड्स जीवाश्म जो प्राचीनतम और करीब 56 लाख वर्ष पूर्व के हैं, अफ्रीका से मिलते हैं। इसकी तुलना में अफ्रीका से बाहर पाई गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष के ही हैं। और तो इससे सबसे पुराना जीवाश्म अगर मैंने कहा जाए कि मिला है तो वो